बिहार दिस मंथ के अक्टूबर 2025 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सितंबर 2025 के वीडियो में हमने एक एक करके 31 टॉपिक्स लिए थे। सभी टॉपिक्स काफी सावधानी पूर्वक, काफी स्टडी करने के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद सिलेक्ट किए गए थे, जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। मुझे आपकी भागीदारी चाहिए, वह पार्टिसिपेशन चाहिए जिससे हर महीने आपके लिए लगातार इस तरह का वीडियो लाने का मोटिवेशन बना रहे। आइए शुरू करते हैं बिहार दिस मंथ का अक्टूबर 2025 का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 30 टॉपिक्स लेंगे, जिसका इंडेक्स आप देख सकते हैं एक एक करके कि ये सारा टॉपिक्स जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। हम सबका नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम एक एक टॉपिक्स करके आगे आ रहे हैं। पहला मुद्दा है एसआईआर का। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जो कि है तो बिहार का, लेकिन ये पूरे इंडिया में छाया हुआ है और बिहार में ये 24 जून के बाद से ही छाया हुआ है। हम देखते हैं कि आखिर इस एक्सरसाइज का, जिसका इतना भारी विरोध हुआ, आखिर उसमें क्या बातें सामने निकल कर आई हैं। तो एसआईआर के थ्रू जो भी रिवीजन हुआ, उसका फाइनल रिपोर्ट जो है 30 सितंबर 2025 को पब्लिश हुआ। इसमें जो डेटा दिया गया है उसके अनुसार बिहार में वोटर्स का जो टोटल नंबर है वो 7 करोड़ 41 लाख 92 हजार 357 है। यानी कि अगर उसको इंग्लिश में बोले तो 7 करोड़ 41 लाख 92 थाउजेंड 375। इसमें जो वुमेन है वो 3 करोड़ 92 लाख 7 थाउजेंड 804 है, और वुमेन जो है वो 3 करोड़ 49 लाख 82 थाउजेंड 828। इसमें थर्ड जेंडर को भी अलग से शो किया गया है और उनकी संख्या 1725 है, यानी कि 1725, यानी कि 1725। एक्चुअली जब ये शुरू किया गया था 24 जून 2025 को, उस समय बिहार में टोटल वोटर्स का जो नंबर था वो 7 करोड़ 89 लाख 69 हजार 844। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो 7 करोड़ 89 लाख 69 थाउजेंड 844। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इतना था जब शुरू हुआ था, तब फाइनली ये 7 करोड़ 41 लाख बच गया है। यानी कि इसमें से जो नंबर ऑफ वोटर्स डिलीट किए गए हैं उनकी संख्या 45,77,474 है। मतलब कि इस पूरे एक्सरसाइज में जो फाइनली वोटर्स का नंबर डिलीट किया गया है वो नंबर है 47,77,000। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर डेटा आप अगर समझना चाहें तो यही बात है कि 7 करोड़ 89 लाख थे, 7 करोड़ 41 लाख बचे, और इस पूरे प्रोसेस में 47,77,000 हटाए गए। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और बात समझने की है कि जो ये 24 जून को नोटिफिकेशन से एसआईआर शुरू हुआ था, 25 जून से शुरू हुआ और इसका 30 जुलाई तक रहा, और 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट इसका पब्लिश हुआ था। ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद में जो ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे उसके आधार पर 1 अगस्त को मांगा 1 अगस्त को जो है ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ था, और उसके आधार पर लोगों से ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे। तो
1 अगस्त वाला जो ड्राफ्ट लिस्ट निकला था उस पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शंस दिए, और उसके बाद में चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की उसके आधार पर मृत पाए गए जो जो डेड वोटर्स थे वो 22,34,000। दो जगह से या एक जगह से अधिक जगह पर लिस्टेड 6,85,000, और परमानेंटली ट्रांसफर्ड मतलब कि कहीं और जाकर बस गए हैं ऐसे 36,44,000 लोग ये रहे। अब उसके बाद में जो मतलब ये आप समझिए कि 1 अगस्त को पब्लिश जो हुआ था उसमें ये स्थिति थी, मतलब कि जो 7,89,00,000 वोटर लिस्ट का रिवीजन होना शुरू हुआ, उसमें मृत पाए गए इतने, दो जगह से रजिस्टर्ड इतने, और परमानेंटली ट्रांसफर्ड इतने। इसके बाद जो है 65,64,000 लोगों को हटाया गया था इसके आधार पर। ठीक है, तो उसके बाद में ऑब्जेक्शन शुरू हुआ। ऑब्जेक्शंस जो शुरू हुआ तो 3,66,000 को दावा आपत्ति जो भी ऑब्जेक्शन किया गया उसके कारण से हटाया गया, और उसी के साथ में और भी जो वैलिड ऑब्जेक्शंस पाए गए उसमें 21,53,000 को ऐड किया, और इसी तरह से ये सारा कार्रवाई करने के बाद में 7,41,41 लोग बचे, जिसका की चर्चा हम शुरू में किए थे। ये पूरा एसआईआर का एक्सरसाइज 97 दिन तक चला, और इस प्रोसेस में 59,30,818 वोटर्स के नाम कटे, और 21,53,000 के नाम जुड़े, और इसी तरह से फाइनली जो है 47,77,000 लोगों का नाम फाइनली काटा गया। तो अब जो है आपका कितना बच गया, आप शॉर्ट में इसको 7,42,00,000 आप अप्रोक्स जो है याद कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। ठीक है, अब इसमें बहुत, ये तो एसआईआर जो आया ये बहुत सारा डेटा लेकर आया है, और वैसे एसआईआर के बारे में जो भी विद्वान लोग हैं उनका ये मत है कि एसआईआर जैसा चीज किसी भी कानून में नहीं है या फिर संविधान में नहीं है। है तो वो इंटेंसिव रिवीजन है, स्पेशल रिवीजन है, और स्पेस इंक्लूसिव रिवीजन जो है, ये इंक्लूसिव रिवीजन इसके पहले 2003 में बिहार में भी हो चुका था। अब अभी ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका कहना था कि 2003 के गाइडलाइंस पर ही किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई चल रही थी उसमें ये बात निकल कर आई कि ये बात सही नहीं है। तो खैर, इस पर जो है वाद विवाद हमेशा चलते रहेगा। अ, अंतिम सूची जो ये है उसमें 85 वर्ष से अधिक लोग की संख्या 4 लाख है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि 85 वर्ष से अधिक लोग, तो एक ये बताता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बिहार में बढ़ी है। 18 से 19 वर्ष के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 14 लाख। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो वोटर्स हैं वो 7,20,000 है। 2003 का जब पिछला बार इंक्लूसिव, वो एसआईआर नहीं था, इंक्लूसिव रिवीजन था। तो ये जो है आपका, तब से 5 लोकसभा का चुनाव हो चुका है और 5 विधानसभा का चुनाव हो चुका है। उसके बाद में ये अब 18वीं विधानसभा के लिए ये जो चुनाव हो रहा है उसमें एसआईआर के आधार पर जो वोटर लिस्ट तैयार किया गया है उसी को इसमें, उसी पर अभी
मतदान होगा 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है, बिहार में एक स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिसका नाम रखा गया है जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय। आप इसको इंग्लिश में जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। एक्चुअली ये बिहार सरकार के लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट से गवर्न होगा, और इसके लिए 23 जुलाई 2025 को श्रम संसाधन विभाग जो बिहार का है, उसके पहल पर, उसके प्रस्ताव पर एक बिल जो है बिहार विधानसभा के 70th जो जो 17वीं जो विधानसभा है, उसका मॉनसून सत्र जो चला था, मॉनसून सेशन, उसमें ये बिल पारित किया गया, जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025। और इसी के साथ में इसके इस यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट का एक स्टैट्यूटरी प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। एक्चुअली इसमें जो प्रोविजंस जो दिया गया है, वो प्रोविजंस के अनुसार इसके चांसलर जो हैं वो गवर्नर नहीं होंगे, बल्कि इसके चांसलर चीफ मिनिस्टर होंगे, और इसके संचालन के लिए वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ये मिलाकर 7 इंपॉर्टेंट पोस्ट्स जो है क्रिएट किए गए कि इस यूनिवर्सिटी का संचालन जो है कराया जा सके। इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को किया गया, और ये अभी पटना के अस्थाई कैंपस से अभी संचालित किया जा रहा है। अस्थाई कैंपस इसका बनने के प्रक्रिया में है। एक्चुअली ये जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, ये मुख्यमंत्री का, आप जानते हैं कि 7 निश्चय कार्यक्रम है, 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2। दोनों में युवाओं के कौशल विकास पर काफी जोर दिया गया है, ताकि उन पर जो है रोजगार प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आ सके। और इसीलिए इस पूरे यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ही है कि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम जो है, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सिलेबस है, उस पर पढ़ाई की जाए। जैसे कि आप देखते होंगे कि पूरे बिहार में हर जिले में करीब करीब आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो है खोला गया हुआ है। बहुत पहले से ये परंपरा है, और उसमें जो वैसा ट्रेनिंग दिया जाता है जिससे कि तुरंत इन लोगों को नौकरी मिल सके, तो ये चीज इसमें ये किया जाएगा। और अब क्या है कि पूरे बिहार के इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को इसी यूनिवर्सिटी के तहत में इसको ला दिया जाएगा। इससे जो यूनिवर्सिटी होगा, इसमें बैचलर ऑफ वोकेशन, मास्टर ऑफ वोकेशन, बैचलर ऑफ स्किल एंड मास्टर ऑफ स्किल कोर्स, ये सब डिग्री जो है दिया जाएगा। वैसे इसका प्रयास जो है आज से 10 वर्ष पहले ही शुरू किया गया था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इससे जो लाभ होगा इस यूनिवर्सिटी से, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि रोजगार प्राप्त होना, राज्य सरकार की नौकरियों में भी जो है आप भागीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉल्स आईटीआई बनाकर लोगों को पैसा लेकर और फर्जी सर्टिफिकेट दे देते हैं, उस पर रोक लगेगा। अगर आप इसके लिए यूनिवर्सिटी से जो इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड रहेंगे उनमें लोग लेंगे, और बाकी में नहीं लेंगे। एक एक बेटर और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सिलेबस तैयार हो पाएगा। तो ये सारा चीज जो है
आसानी होगी इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से। अ, इसी पूरे चीज पर एक्शन लेते हुए, ये तो वैधानिक हो गया और जो भी इसके बारे में हुआ ये हम लोग समझे, इस पूरे के पर एक्शन लेते हुए 1 अक्टूबर 2025 को, इसीलिए अक्टूबर वाले में हम इसको शामिल किए कि 1 अक्टूबर 2025 को जो चांसलर हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उनके द्वारा वाइस चांसलर की नियुक्ति की गई और ये वाइस चांसलर दीपक आनंद हैं, जो कि 2007 बैच के आईएएस हैं, और रजिस्ट्रार के रूप में जो लेबर कमिश्नर हैं राजेश भारती, उनको इस पर अपॉइंट किया गया है। तो इस तरह से जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की जा चुकी है और इसका संचालन भी शुरू हो गया है। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। जब से 29 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी और 29 अगस्त के इसके घोषणा के बाद से ही, अनाउंसमेंट के बाद से ही, अब तीसरा टॉपिक आते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बहुत ही चर्चित योजना, चुनाव के जस्ट पहले 29 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट किया गया और तरह तरह के कंटेक्स्ट में इस योजना को चर्चा में लाया जाता रहा है। पहले हम जानते हैं कि ये योजना है किस लिए और क्या इसका उद्देश्य है। 29 अगस्त 2025 को आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल था और 29 अगस्त को चुनाव होने ही वाला था, मतलब उसकी घोषणा जो है अब काफी नजदीक थी। उसी सिनेरियो में, उसी परिस्थिति में 29 अगस्त को बिहार सरकार द्वारा इस योजना को अनुमोदित किया गया, बिहार महिला रोजगार योजना। एक्चुअली जब जाति सर्वेक्षण हुआ था तब आपको याद होगा कि बिहार के 2 करोड़ 70 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया था जिनकी आमदनी 6,000 रुपए महीना से भी कम था। वैसे परिवारों के महिलाओं को वैसे परिवारों की महिलाओं को एक एक, मतलब महिला को रोजगार के लिए, मतलब एक परिवार से एक महिला रोजगार शुरू करने के लिए 2,10,000 रुपए का आर्थिक सहायता देने का प्रावधान इस योजना में है। अब 2 करोड़ 70 लाख महिला को दिया जाना है, ये तो बात तय है इसमें। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि शुरू में, मतलब कि 29 अगस्त को तो ये अनुमोदित हुआ और ये किया गया कि अच्छा, ये भी बात था कि अक्टूबर में किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो चुनाव के अनाउंसमेंट के पहले ये काम कर लिया जाना था। तो ये बात हुआ कि अक्टूबर के पहले, या मतलब अनाउंसमेंट, इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले 10-10 हजार रुपया इनिशियल अमाउंट जो है 2 करोड़ 70 लाख परिवारों की एक एक महिला को दे दिया जाना है। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अब जिनको दिया जाएगा उसके 6 महीना बाद उनके द्वारा जो काम शुरू किया गया उसके आकलन के आधार पर उसका असेसमेंट किया जाएगा और उसके बाद 2 लाख रुपए की बाकी राशि जो है वो दी जाएगी। अब इसके लिए ये किया गया कि इनके लिए अलग से मार्केट इस्टेब्लिश किया जाएगा या फिर और भी तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज दी जाएंगी, तो वो सारी अलग बातें हैं। लेकिन जो 10,000 तत्काल जो देना था, उस कारण से ये काफी चर्चा में रहा और विपक्षी पार्टियों द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि ये वोटर्स को एक ब्राइब देने जैसी बात है। हालांकि राजनीति अपनी जगह पर है, हमारा कंसर्न जो है वो तब आएगा जबकि हमको
क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी हम इसके योजना के प्रोविजंस पर ये करते हैं और एग्जीक्यूशन पर। और इसकी शुरुआत 2 सितंबर को बिहार कैबिनेट ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। तो पैसा तो है, इसके लिए अचानक से 20,000 करोड़ रुपया उपलब्ध करा देना ये मामूली बात सरकार के लिए नहीं रही होगी, लेकिन खैर इसको आवश्यक समझा गया और किया गया। अब इस योजना के तहत प्रारंभ में सभी को तो 10,000 रुपया दिया जाना था। तो इसी एस्टिमेट के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी 2 सितंबर को दिया गया कैबिनेट द्वारा। और 26 सितंबर को 2025 को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए प्रधानमंत्री द्वारा डाल दिया गया, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया। तो काफी तेजी से काम हुआ। 29 अगस्त को मंजूरी, 2 सितंबर को 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी और 26 सितंबर को 50 लाख महिलाओं द्वारा आवेदन कर दिया जाना और उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाना प्रधानमंत्री के लेवल से। तो काफी तेजी से काम, काफी तत्परता से काम किया हुआ माना जाना चाहिए। उसके बाद फिर 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने भी 25 लाख महिलाओं को 10-10 लाख रुपए बैंक के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद फिर 6 अक्टूबर को फिर 21 लाख महिलाओं को कर दिया गया। तो इस तरह से 6 अक्टूबर तक 1,21,00,000 महिलाओं को ये राशि डाल दी गई और जो कि 12,100 करोड़ रुपए की राशि होती है। उसके बाद चुनाव के प्रोग्राम्स का अनाउंसमेंट हो गया। और अब हालांकि ऐसी सूचना मिलती रही है कि चूंकि ये जो प्रोग्राम है, जो स्कीम है, चुनाव के अनाउंसमेंट के पहले का था, तो उसके बाद भी ये राशि डाली जाती रही है जो भी महिलाएं हैं 2,70,00,000 परिवारों में से। तीसरा टॉपिक है बिहार में ऊर्जा संग्रहालय की स्थापना। और इस पर पीटी में सवाल आ सकता है, मेंस में आप ऊर्जा पर, एनर्जी पर अगर कोई क्वेश्चन आता है आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं कि 3 अक्टूबर 2025 को बिहार कैबिनेट ने जो करबिगहिया बिजली घर है, आप स्टेशन के पटना जंक्शन के उस पार वाला एरिया जो है वो करबिगहिया कहलाता है और वहां पर करबिगहिया बिजली घर है। तो उसको अब ऊर्जा संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए बिहार कैबिनेट ने 3 अक्टूबर 2025 को मंजूरी भी दे दी। आजकल बिहार में 18वीं विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दौरान में खासकर दूसरे फेज में पीरपैंती थर्मल, अभी बिहार का 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव चल रहा है और विधानसभा का जो दूसरा चरण 11 नवंबर को होने वाला है उसमें खासकर पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट काफी चर्चा में रहा है। हम देखते हैं कि ये किन कारणों से चर्चा में रहा है और सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। और ये इतना चर्चा में रहने के कारण हमारी परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमको एकेडमिक दृष्टिकोण से इसको देखना है, एग्जाम के व्यू से देखना है। बाकी तो जो पॉलिटिकल चीजें हैं उनको हम जो क्रिटिकल एनालिसिस का सेक्शन होगा अगर, तो उसमें हम उसमें डालेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में कभी कभी दिया भी जाता है, नहीं भी दिया जाता, लेकिन हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आएगा तो हम देंगे। तो आते हैं पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट पर। एक्चुअली ये जो थर्मल पावर प्लांट है भागलपुर में एक पीरपैंती जगह है, वहां पर ये 800 मेगावाट का 3 प्लांट यानी कि 2400 मेगावाट का प्लांट जो है वहां पर थर्मल पावर प्लांट
स्थापित किया जा रहा है। 1 मेगावाट के उत्पादन क्षमता को स्थापित करने में करीब करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो इस तरह से मोटे तौर पर वो 21,400 करोड़ रुपए का खर्च इस पर आएगा। ये तो ठीक बात है कि 21,400 करोड़ रुपए का निवेश होगा बिहार में और बिजली का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है। और ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड या और जो हानिकारक गैसेस हैं उनका उत्सर्जन ये कम करेगा, इमिशन कम होगा। तो ये भी अच्छी बात है। ये बिहार सरकार और अदानी पावर लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर होगा, ये भी अच्छी बात है। इस प्लांट के निर्माण, चूंकि सरकार तो फैसिलिटेट करती है, सरकार के पास में टेक्निकल नॉलेज या जो भी है वो भी रहता है, लेकिन इसमें ये प्राइवेट जो कंपनी है अदानी पावर लिमिटेड, उसके साथ मिलकर ये ज्वाइंट वेंचर कर रहा है। तो इसमें जो पॉलिसी के अंतर्गत जो डिसीजन लिया गया है कि उसका निर्माण स्वामित्व और अगले 25 वर्षों तक इस पावर प्लांट का संचालन अदानी पावर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो जाहिर है कि इन 25 वर्षों में जो पावर प्रोडक्शन होगा, जो बिजली का उत्पादन होगा, वो बिहार सरकार खरीदेगी, या अगर बिहार सरकार नहीं खरीदती है तो वो और कहीं अपना सेल करेंगे। लेकिन ये जो है, चूंकि बिहार सरकार इनको इंसेंटिव देगी, तो जाहिर है कि बिहार सरकार भी चाहेगी कि यहाँ से हम खरीद लें, और ये भी चाहेंगे कि बिहार सरकार जैसा अस्थाई कस्टमर अगर मिल जाए तो इनके लिए ये भी अच्छा होगा, और बिहार में ही है तो ये अच्छी बात होगी। इस पूरे प्लांट का निर्माण जो है वो 1,050 एकड़ में किया जाएगा, यानी कि 1050 एकड़ में। अब ये जो प्लांट बनेगा उसमें जब काम लगेगा तब तो उसमें करीब करीब 10-12 हजार लोग जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सप्लाई करेगा, कोई उसमें काम करेगा, कोई मतलब कई तरह से, कोई ठेकेदारी करेगा, कोई इंजीनियर के रूप में, अलग अलग चीज से इसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, 10 से 12 हजार। जब ये बन जाएगा तो करीब करीब 3 हजार लोगों को इसमें अस्थाई नौकरी मिल पाएगी। इस प्लांट की स्थापना के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों, इस प्लांट की स्थापना के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के द्वारा कई सहायता इस पावर प्लांट को उपलब्ध कराई गई है। जैसे कि हम जमीन की बात कर ले, तो जमीन जो 1,050 एकड़ जमीन जैसे कि बोले, तो 1,050 एकड़ जमीन बिहार सरकार द्वारा, ये बिहार सरकार की जमीन होगी, और ये बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2025 के तहत जो जमीन है अदानी पावर लिमिटेड को सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाएगा, और ये 25 साल तक इनको 1 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से इनको भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि 1050 रुपया प्रति वर्ष ये पे करेंगे। 25 वर्ष के बाद ये जमीन बिहार सरकार के पास में ही फिर वापस आ जाएगी, जब ये अडानी पावर लिमिटेड ये पूरा प्लांट बिहार सरकार को सौंप देंगे। कोयला की जहां तक बात है, तो कोयला के लिए आप जानते हैं कि झारखंड से नजदीक है, और कोयला का जो कोल लिंकेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, शक्ति। शक्ति का मतलब स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। शक्ति का मतलब स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। तो ये एक पॉलिसी बनाई गई, और इसके तहत जो है कई इंसेंटिव्स के साथ में
कोल लिंकेज जो है अदानी पावर लिमिटेड को दिया गया। तो जमीन हो गया, कोयला हो गया। उसके बाद जो बिजली उत्पादन होगा उसकी खरीद के लिए भी बिहार सरकार का, जो बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है, इसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें यह बात तय हुआ कि बिहार सरकार अदानी पावर लिमिटेड जो पीरपैंती में है उससे जो बिजली उत्पादन होगा वो बिजली बिहार सरकार 6.057 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीदेगी। ठीक है। अब इसमें जो ये जो रेट होता है इसमें दो चीज शामिल होती है। एक तो अस्थाई शुल्क, जो कि 4 रुपए एक छ या 4 रुपए 15 पैसे के, मोटे तौर पर 4 रुपए 15 पैसे के हिसाब से आता है। और एक होता है ईंधन शुल्क, वो होता है करीब करीब 1 रुपए 91 पैसे के हिसाब से। दोनों मतलब जो रेट है दोनों को मिलाकर, ठीक है ना, ये तय किया गया है 6.075 रुपया। इसके लिए जो नीलामी हुई, जो ऑक्शन हुआ, उसमें अदानी पावर लिमिटेड के अतिरिक्त टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और ललितपुर पावर लिमिटेड द्वारा इसमें अपने अपने रेट्स डाले गए थे। लेकिन इन चारों में अदानी पावर लिमिटेड का जो रेट है वो सबसे कम था, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया। तो जब सारी बातें हो गई तो 7 अगस्त 2025 को, आप ये भी याद रखिए कि एकदम चुनाव से जस्ट पहले के ये कुछ महीनों में से था, जबकि सरकार भी अपनी नीति और काम के आधार पर चुनाव में उतरने वाली थी। सरकार नहीं, सरकार में जो पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है वो। तो 7 अगस्त को अदानी पावर लिमिटेड को एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इशू किया गया बीएसपीजीएल द्वारा, यानी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा। ठीक है। और इसमें जो है 2274 मेगावाट जो है ये आ, और इस लेटर ऑफ इंटेंट से 2400 का जो 2400 मेगावाट का जो पावर है वो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को ये दिया जाना था। तो ये बात ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि काम जो है काफी तेजी से इसमें होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छी बात है, विकास का काम है तो तेजी होना ही चाहिए। इस थोड़ा सा इसके हम बैकग्राउंड में चले आते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड में देखते हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली 2012 में ही विजुअलाइज किया गया था। और इसके लिए बीएसपीजीएल जो है वो उसी समय प्रस्ताव दिया था कि पीरपैंती बिजली कंपनी एक बनाया जाए, और जो बिहार राज्य का कंपनी है बीएसपीजीएल ये, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एनएचपीसी मिलकर 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यहाँ पर बनाया जाए। तो ये प्रस्ताव जो है उस समय दिया गया था। आ, उसकी उसके बाद जो भूमि अधिग्रहण का काम, जो लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हुआ, लेकिन इसमें काफी एक तो देर हुआ। और जब ये काम होने लगा तो इसमें कई तरह की अनियमितताओं को सामने लाया गया। और
इन अनियमितताओं के कारण भी ये पूरा मामला जो है काफी शांत हो गया। इसी बीच में इसके लिए जो राशि जो दी गई थी लैंड एक्विजिशन के लिए, उसमें एक दो संस्था जो है, एक बिहार सरकार का भागलपुर का जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालय और सृजन महिला सहयोग समिति, ये इनका नाम आया कि ये लोग जो लैंड एक्विजिशन के लिए फंड था उसको इन लोगों ने डाइवर्ट करके अपने काम में लगा दिया, दूसरे काम में लगा दिया। और ये पूरी स्टोरी जो है द टेलीग्राफ द्वारा पब्लिश की गई थी। वैसे तो फिर बाद में मामला काफी शिथिल हो गया और उसको निवेश नहीं मिला, तो इस मामला को स्टॉप ही कर दिया गया। मतलब एक तरह से इनफॉर्मल तरीका से स्टॉप कर दिया गया। उसके बाद 2024 में इसको फिर से शुरू किया गया और तब से अब केंद्र सरकार की जो एनएचपीसी थी उसको इससे अलग हो गई और अदानी पावर लिमिटेड उसका जगह ले लिया एनएचपीसी का। ठीक है। अब आलोचना इसके लिए हो रही है। आलोचना एक तो कि इस पावर प्लांट के लिए लाखों पेड़ काटने की आवश्यकता होगी, तो वो तो कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए ये होना पड़ेगा। तो खैर, आलोचना में अगर आता है एग्जाम में तो आप इसको लिख सकते हैं। और दूसरी बात कि ऐसा कहा जा रहा है कि 1 करोड़ ये 1 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए क्षमता को स्थापित करने में 10 करोड़ का खर्च आता है और इसके बदले में अदानी पावर लिमिटेड को 15 करोड़ रुपए प्राप्त होगा। तो ये कहा जा रहा है कि पूरा रेट हाई रेट पर रखा गया और इससे जो है करीब करीब 2.5 करोड़ रुपया पर ईयर का लॉस होगा और 25 साल में ये 62,000 करोड़ रुपया का नुकसान होगा। ये एबीपी वगैरह न्यूज चैनल पर भी ये बात आई थी और मीडिया में भी कई स्रोत से ये चीज सामने आई है। तो ये आलोचना का एक इसका आधार है। पूरे पीरपैंती पावर प्लांट का पूरा जो मैटर है यही है जिसको हम लोग अपने एग्जाम में अगर पूछा जाए तो पीरपैंती पावर प्लांट का पूरा मटेरियल जो है, पूरा कंटेंट ये है जो कि हम लोग अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो इस ढंग से लिख पाएंगे। अब क्योंकि ये पूरा अक्टूबर महीना बिहार के चुनाव के साइडों में है, तो जाहिर है कि जो भी इश्यूज होंगे इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होंगे और इनको पढ़ लेना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बाद में ये चीज नहीं मिलेगा। हम लोगों को पता है कि ये पूरा अक्टूबर महीना बिहार विधानसभा के इलेक्शन के शैडो में है, तो जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो ज्यादातर जो विधानसभा चुनाव से रिलेटेड हैं वो हैं। और इस कारण से चूंकि सरकारी गतिविधि भी काफी कम हो जाती है, तो जो भी निर्णय या कैबिनेट की बैठक में जो जो डिसीजंस होते हैं या जो कामकाज होता है, ऑलमोस्ट जो है वो हॉल्ट पे चला आता है, रुक जाता है। और ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि चुनाव से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उसको समझने का एक मौका मिलेगा और हम इसका एग्जाम में यूज करेंगे। और बाद में चूंकि ये नहीं मिल पाता है, इसलिए अभी जब मौका है तो हम इससे संबंधित कई चीज देख लेंगे। एक तो जो 17वीं विधानसभा थी, जिसके बाद में ये 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है, उसका कार्यकाल जो है 22 नवंबर 2025 को खत्म हो जाना है। यानी कि 22 नवंबर तक, यानी कि 23 नवंबर के प्रभाव से नई विधानसभा 18वीं विधानसभा का गठन हो जाना अनिवार्य है। तो एक तो बात ये हो गई कि 22 नवंबर 2025 तक 17वीं विधानसभा
का कार्यकाल था। दूसरा चीज है कि 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग द्वारा ये 18वीं विधानसभा के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। और दूसरी बात है कि 6 अक्टूबर 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए प्रोग्राम्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया। ये 2 चरण में किया गया है, एक 6 नवंबर और एक 11 नवंबर। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके पहले जो चुनाव हुए हैं हाल के, वो कितने चरण में हुए हैं। तो सबसे पिछला जो 2025 का ये चल रहा है, 2020 में जो चुनाव की जो घोषणा हुई थी वो चुनाव 3 चरण में आयोजित कराए गए थे। उसके पहले 5 चरण में, 2010 में 6 चरण में, 2005 में 2 हुआ था। तो ये जो है आपका एक 4 चरण में और एक 3 चरण में। तो इस तरह से जो है इस 2025 के पहले, जो कि 2025 में 2 चरण में होने वाला है, इसके पहले मैक्सिमम 6 चरण में चुनाव हुए थे। अब देखते हैं कि इलेक्शन का प्रोग्राम कैसे कैसे अनाउंस किया गया, कैसे कैसे शेड्यूल किया गया। तो 2 चरण, ठीक है, और एक जो है 6 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर। दोनों का जो काउंटिंग होगा, जो रिजल्ट निकलेगा, वो 14 नवंबर को दोनों का सेम डेट पे निकलेगा। इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी होता है, एक तो प्रोग्राम का अनाउंसमेंट अलग चीज होता है और उसके लिए नोटिफिकेशन अलग चीज होता है। तो 6 को अनाउंसमेंट हुआ और दोनों चरण के लिए अलग अलग ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। होने के लिए डेट दिया गया कि पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को अनाउंसमेंट होगा, ये नोटिफिकेशन आएगा, और सेकंड के लिए 13 अक्टूबर के लिए। तो ये हालांकि हमारे लिए, हमको नहीं लगता है कि एग्जाम में ये पूछेगा। नामांकन का हो सकता है कि पूछेगा कि पहले चरण के लिए 10 से 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 13 से 20 अक्टूबर। स्क्रूटनी करने के लिए जो भी नॉमिनेशन जो पेपर भरे जाएंगे, उनके उनका जो स्क्रूटनी है वो सरकारी अधिकारी करेंगे। और ये जो है 18 अक्टूबर फर्स्ट फेज के लिए और सेकेंड फेज के लिए 21 अक्टूबर। नाम वापस लिए जाने की जो तिथि है वो आपका 20 अक्टूबर फर्स्ट फेज के लिए और 23 अक्टूबर सेकेंड फेज के लिए। फर्स्ट फेज में जो चुनाव होंगे, यानी कि 6 नवंबर को, वो 121 सीट पर होंगे और सेकेंड में 122 पर होंगे, यानी कि दोनों मिलाकर 243 सीट पर चुनाव होंगे। ठीक है, इनमें से जो फर्स्ट फेज होगा उसके लिए 19 सीटें एससी के लिए रिजर्व रहेंगी और इसमें एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। दूसरे चरण में 19 सीटें एससी के लिए रिजर्व रहेंगी और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व रहेंगी, यानी कि कुल मिलाकर एससी के लिए बिहार विधानसभा में 38 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट रिजर्व है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये तो बता ही दिए कि 22 नवंबर तक इसका जो है कार्यकाल है 17वीं का, और उसके बाद 18वीं का जो है 23 से होगा। ठीक है, चुनाव आयोग जो भारत का है उसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य के विधानसभा के लिए चुनाव आयोजित करवाए, और ये शक्ति उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और 2 कानून बनाए गए, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के धारा 15 से, और एक जो है 172 का एक। तो इससे जो है ये 172 का एक जो है ये भारतीय संविधान का ही है। केंद्रीय चुनाव आयोग को किसी भी राज्य के विधानसभा के लिए चुनाव कराने का शक्ति प्राप्त है, और यह शक्ति उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और 172
का एक से तथा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के धारा 15 से प्राप्त होता है। एग्जाम में अगर आता है तो ये भी आप याद रखेंगे। हम लोग ऊपर में ये देखे थे कि अब जो 30 सितंबर को अंतिम रूप से वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ एसआईआर के बाद, उसमें करीब करीब 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं, जिसमें कि महिलाएं, ये पुरुष और महिलाएं और ट्रांसजेंडर, ऐसे ऐसे हम लोग ये सारा चीज देख चुके हैं, तो फिर से इसको देखने की जरूरत नहीं है। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता जो पहली बार मतलब वोट करेंगे वो 14 लाख हैं, थर्ड जेंडर 1725 है, और टोटल सीनियर सिटीजन जो है मतलब कि 85 ईयर्स के ऊपर। तो ये सारा डेटा जो है आपको यहाँ पर हम लोग पहले भी इसको अगर आप वोटर हैं और वोट करने जाएंगे तो 12 प्रकार के कागजातों को जो है मान्यता दी गई है। आमतौर से जो भी आधार होता है, राशन कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ये वोटर आईडी कार्ड होता है, ये सब जो है उसमें डीएल होता है, ये सब उसमें यूज होगा। मतदान का जो प्रतिशत है वो बताता है कि जनता की भागीदारी जो है वो कितनी है। तो 2020 में जो पिछला चुनाव था उसमें 56.93 यानी 57% का ये वोटिंग हुआ था। इसके अलावा उसके पहले 2015 में 56.66, 2010 में 52.67, इधर हाल फिलहाल में 2000 में ही केवल 62% ये चुनाव हुआ था। ये 62% का मतदान हुआ था। इसमें 20 से 29 वर्ष के जो आयु के मतदाता हैं, 18-19 वाला तो हम लोग देख ही लिए थे, ये 1 करोड़ 63 लाख यानी कि 1.63 करोड़ वोटर्स हैं। 100 साल से ऊपर के भी 14,000 लोग हैं। ठीक है, अगले टॉपिक के रूप में हम लेते हैं जो 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े मतदान के पहले तक। क्योंकि जब मतदान हो जाएगा और उसके बाद में 14 नवंबर को काउंटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास एक अलग सेट ऑफ डेटा रहेगा और उसके एनालिसिस के लिए काफी स्कोप्स रहेंगे। तो पहले हम मतदान के पहले, वोटिंग के पहले का डेटा को देख लेते हैं जो 2025 के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, एक तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले जो वोटर्स हैं, अच्छा ये पहले तो हम क्लियर कर देते हैं कि ये जो डेटा है ये बिहार इलेक्शन कमीशन द्वारा इशू किया गया डेटा पर आधारित है, लेटेस्ट। तो इसलिए एकदम ये अक्टूबर के लास्ट में इसको इशू किया गया था। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि ये डेटा ऑथेंटिक है, और कहीं भी आपको लगेगा तो ये एकदम अंत अंत तक का डेटा है। पहले का डेटा अगर लगेगा और उसे डिफर करेगा तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि एसआईआर हुआ 30 सितंबर को डेटा निकला था और 30 सितंबर के बाद जो है ये निकला है, तो थोड़ा डिफर हो सकता है। तो आप ये मत समझिएगा कि एसआईआर वाला जो डेटा बताए थे और उसमें जो है ये डिफरेंस है, ये लेटेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले कि 2 चरण में तो मतदान हुआ, ये चीज हम लोग जो प्रोग्राम्स देखे थे उस पे हम लोग ये बात जाने थे। अब यहाँ पर क्या है कि कुल मतदाताओं की संख्या, तो कुल मतदाताओं की संख्या उसमें 7 करोड़ 41 लाख कुछ था, मतलब कि 7 करोड़ 42 लाख। यहाँ पर जो है 7 करोड़ 45 लाख टोटल जो वोटर्स हैं, क्योंकि लास्ट तक भी उसमें ऐड किए जाते रहे। ठीक है ना, तो ये जो है फाइनल जिस पर की जो वोटर लिस्ट बूथ्स पर ये गया, तो उसके अनुसार जो है ये रहा। इसमें आप देखिए कि फर्स्ट फेज में
3,75,00,000 और सेकंड में 3,70,00,000। हालांकि इसमें 121 सीट पर मतदान होना है, इसमें 122 पर होना है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जनसंख्या जो है ये कम है, यहाँ पर ज्यादा है। तो ये तो फर्स्ट स्टेज का जो चुनाव हुआ उसमें 3,75,00,000 और सेकंड में 3,70,00,000। इसमें मेल जो है फर्स्ट वाले में वो 1,98,00,000 और ये फीमेल्स जो है 1,76,00,000। यहाँ पर अ, अब इसी तरह से ये भी देखते चले कि फर्स्ट फेज वाले में जो सेक्स रेशियो आ रहा है वो 891 आ रहा है और इसमें 894 आ रहा है। तो कम जनसंख्या, सेक्स रेशियो ज्यादा है, ज्यादा जनसंख्या, सेक्स रेशियो कम है। और थर्ड जेंडर की जो बात है तो फर्स्ट वाले में 758 थे, फर्स्ट वाले में जो थर्ड जेंडर है वो 758 है और सेकेंड फेज में थर्ड जेंडर 943 है। एक और इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ डेटा आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि एज के अनुसार, एज के अनुसार कितने संख्या है। तो 18 से 19 वाला तक 15,07,000, फर्स्ट फेज में 7,37,000 और 7,69,000। देखिए जहां जनसंख्या कम था यहाँ पर ये ज्यादा दिख रहा है। 20 से 29 वाले में कुल मिलाकर 1,65,00,000। 30 से 40 वाले में 2,85,00,000। 40 यानी 41 से 60 तक में 2,52,00,000 और 80 साल से ऊपर 10,00,000 और 100 साल से ऊपर भी 12,991। तो ये आपका एज के अनुसार डेटा रहा। इसके बाद में फर्स्ट फेज में सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र रहा बरबीघा और सबसे बड़ा जो है पटना का दीघा। सेकंड में सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र मखदूमपुर और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र हिसुआ। इसी तरह से ये जो है जनसंख्या के आधार पर है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार दिया जाए तो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र मतलब कि क्षेत्रफल के अनुसार बांकीपुर और सेकेंड फेज में सबसे छोटा जो है वो भागलपुर रहा। इसी तरह सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से फर्स्ट फेज में सूर्यगढ़ा और सबसे बड़ा सेकेंड फेज में चैनपुर। जिलों की संख्या, जिलों की संख्या जो है फर्स्ट फेज में 18 जिलों में हुआ और सेकेंड फेज में 20 जिलों में होना है। फर्स्ट में 18 में होना है, 18 जिलों में, और सेकेंड फेज में 20 जिलों में होना है। जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो फर्स्ट फेज में 121 क्षेत्रों में होगा और सेकेंड फेज में 122 क्षेत्रों में होगा। बूथों की जो संख्या है यहाँ पर कुल बूथों की संख्या जो है याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछा जाए। तो फर्स्ट फेज में जो 90,712 है पूरा, उसमें से 45,324 फर्स्ट फेज। कुल बूथों की जो संख्या है 90,712 है। आप इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि इस पर सवाल पूछा जाए। 90,712 में
फर्स्ट फेज में 45,324 और सेकेंड फेज में 45,388 बूथों पर चुनाव होना है। अ, अगर उम्मीदवारों की बात की जाए, कैंडिडेट्स, तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं कुर्था में और मुजफ्फरपुर में 20-20 है। और सेकेंड फेज में 22-22 सासाराम, चैनपुर, गया टाउन, 3 जगह से। सबसे कम उम्मीदवार, केवल 5 उम्मीदवार फर्स्ट फेज में, भोरे, अरवली और परबता। और सेकेंड फेज में भी 5 ही सबसे कम उम्मीदवार रहे, मतलब कि एक तो निर्विरोध कोई नहीं चुना गया और सबसे कम जो है वो रहा 5। अब रिजर्वेशन की बात देख ली जाए कि जो जो चुनाव हुआ उसमें रिजर्वेशन की क्या स्थिति रही। तो 121 में से 102 सीटें जनरल, 19 सीटें बताए थे आपको कि ये एससी के लिए रिजर्व्ड है। और सेकेंड फेज में जो 122 सीटों पर जो चुनाव होने वाला था उसमें से 101 जनरल, 19 जितना इसमें था उतना ही इसमें है, तो 19-19 सीटें इसमें रिजर्व है जनरल के, ये शेड्यूल कास्ट के लिए। और 2 सीट जो है ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐड हो गया सेकेंड फेज के मुकाबले। ठीक है, कुल मिलाकर आपका 243 सीट होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, टोटल कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट फेज में कुल कैंडिडेट्स जो थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो 101 सीट के लिए चुनाव होना था, तो फर्स्ट फेज में 1,314 कैंडिडेट्स रहेंगे। सेकेंड फेज में 1,302 कैंडिडेट्स रहेंगे। यहाँ पर बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर 122 के लिए चुनाव होना है और यहाँ पर 121 के लिए चुनाव होना है। तो लेकिन ये नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा है, लेकिन ये जो है कम है। और यहाँ पर 12 जो है ये ज्यादा है, एक सीट कम है फिर भी। इसमें देखिए पुरुष उम्मीदवार जो है 2,616 होते हैं, तो पुरुष जो है 2,357 और वुमेन जो है केवल 258 है। एक किन्नर है, प्रीति किन्नर उनका नाम है, और एनआरआई भी जो है 144 है। तो इस तरह से दोनों चरण के चुनाव से मतदान के पहले का जो डेटा है वो इस तरह से है। हमको लगता है कि ये काफी हेल्पफुल होने वाला है, और अगर आप इसको ढंग से समझेंगे और याद करेंगे। और भी बहुत सारे चुनाव से डेटा रिलेटेड हैं, मतलब जो कि हम लोग आगे फिर देख रहे हैं। अब जैसे कि जो ये देखना है कि जैसे कि चुनाव तो होता है, तो चुनाव होता है तो उसमें ये देखना होगा ना कि कौन सा पार्टी या कौन सा कोएलिशन कितना जीता था, ताकि हम जब 14 नवंबर को परिणाम आए, काउंटिंग का रिजल्ट आए, तो हम कंपेयर कर सकें। तो ये हम अपने से पहले से अपने पास रखे रहेंगे तो ज्यादा समझने में आसानी होगी। अब देखिए एनडीए जो है, एनडीए के पास 125 सीटें और यहाँ पर महागठबंधन के पास 110 सीटें इसमें है। ठीक है, बीजेपी के पास में 74 सीटें मिली थी। बीजेपी जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी रही थी 17वीं विधानसभा में, और इसको 19.46% वोट मिला था। फर्स्ट जो पार्टी, जो लार्जेस्ट पार्टी था, वो है वो था आरजेडी 75 के साथ में, और इसको 23.11%
यानी कि 23.11% जो है इसको वोट मिला था। तो वोट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए परसेंटेज से, तो आरजेडी, सीटों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आरजेडी, सेकंड पर सीट के दृष्टिकोण से बीजेपी, और वोट परसेंटेज के हिसाब से भी बीजेपी। आप ऐसा मत समझिएगा कि हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी कभी वोट परसेंटेज ज्यादा रहता है और सीटें कम रहती हैं, कभी कभी वोट परसेंटेज कम रहता है, सीटें ज्यादा हो जाता है। तो और जेडीयू जो है थर्ड लार्ज, जेडीयू जो है ये थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, और जिसके की मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। जेडीयू को 15.39%, जेडीयू को यहाँ पर जेडीयू को 15.39% वोट मिले थे। ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी 19 सीट के साथ में 9.48%, सीपीआई 12 सीट के साथ में फिफ्थ लार्जेस्ट पार्टी 3.16%। देखिए, 12 है, 19 है, वोट का अंतर कितना है। तो ये चीज जो है पिछले चुनाव, जो 17वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें है। ठीक है। आगे फिर आते हैं सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग भी एक इम्पोर्टेंट ये है, डेटा है। जो ये चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए के जो 5 घटक हैं, तो 5 घटक का सबसे ज्यादा दो सबसे ज्यादा जो है, दो पार्टियां, बीजेपी 101 और जेडीयू 101, तो ये दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ रही हैं। थर्ड जो लार्जेस्ट पार्टी सीट के हिसाब से, सीट शेयरिंग के हिसाब से, कंटेस्टिंग के हिसाब से है, वो एलजेपी को बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीट, और हम को जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसको 6 सीट। तो और ये भी समझ लीजिए कि एनडीए में कुल जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्टियां, जो पार्टीज हैं, उनकी संख्या 5 है। इसी तरह से एक और इसमें डेटा हम लोग देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। देखिए, महिलाओं की भागीदारी अगर देखा जाए तो बहुत उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि मैक्सिमम 13% यहाँ पर हमको दिख रहा है। ठीक है। अब इसमें हम केवल 17वीं का देख लेते हैं, बाकी का आप लोग यहाँ से ये ले सकते हैं कि 17वीं में 26 महिलाएं थीं। हालांकि उसके पहले देखिए 16वीं में जो है 28, और 15वीं में 32 महिलाएं थीं। तो ये और बढ़ना चाहिए तो और घट रहा है। और सबसे तो बड़ी बात है कि 337 महिलाएं चुनाव लड़ी थी, उसमें से केवल 16 महिला ही जो है जीत पाई। तो और उसमें भी ये सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर यह देखना होगा कि 337 महिलाएं चुनाव लड़ी थीं, जिसमें से कि 16 जो है, 26 जो है जीती थी। 2020 में 337
महिलाएं चुनाव लड़ी थीं, जिसमें से कि 26 जीती थीं। 16 जो 337 में से 16 जो थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड पहले से पॉलिटिकल था। बाकी जो है नॉन पॉलिटिकल फैमिली से रही हैं। तो महिलाओं की स्थिति और भागीदारी तो अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे उनकी भागीदारी जो है बढ़ रही है। वोट देने में भी वो आगे रहती हैं। हालांकि जब शुरुआत हुआ था 1952 में, तो 25 महिला उम्मीदवार जीती थी मात्र 46 में से। तो ये भी एक विश्लेषण का आंकड़ा है। मतदान के बारे में हम बोले कि महिलाओं का मतदान हमेशा ज्यादा होता रहा है। 2020 में 60% महिलाओं ने वोट किया, जबकि पुरुषों का 54% ही रहा। 2015 में 60% रहा और 2010 में 54% रहा। जो आप देख सकते हैं कि हमेशा महिलाएं जो है आगे रही। अगला इसमें डेटा हम लोग देखते हैं कि इस बार जो नॉमिनेशन हुए, उसमें से फर्स्ट चरण में और सेकेंड चरण में कितने कितने लोगों, प्रत्याशियों के, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस को कैंसिल किया, रद्द कर दिया गया। तो ये 121 सीटों में से जो फर्स्ट चरण के लिए होना था, वो 467 लोगों का नॉमिनेशन रद्द हुआ और कुल जो है 1976 सही पाए गए। 20 जिलों में जो सेकेंड स्टेज में 122 सीटों के लिए होना था, तो वो 519 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। 1871 के नामांकन पत्र सही पाए गए। सभी पार्टियों से 40-40 स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई है। तो ये आप मतलब देखा जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट, हाँ। अ, हमेशा निर्दलीय उम्मीदवारों की जो ये होती है, स्थिति होती है, उस पर बात होता है। एक तो सबसे वल्नरेबल भी माने जाते हैं चुनाव के बाद, खासकर दल बदल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। और दूसरे जो है इनको जो है, अब देखते हैं कि बिहार में निर्दलीय उम्मीदवारों की स्थिति क्या रही है। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव के बाद, मतलब जीतने के बाद, काफी वल्नरेबल माने जाते हैं, क्योंकि दल बदल की स्थिति में वो फ्री होते हैं और किसी भी पार्टी में वो जा सकते हैं। और खासकर जब अल्पमत की जब सरकार होती है, तो इनकी भूमिका एक अलग तरह से हो जाती है। चुनाव के पहले अगर देखा जाए तो काफी मजबूत उम्मीदवार ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतते हैं और विधानसभा या संसद पहुंचते हैं। तो 2020 में एक केवल निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, सुमित कुमार सिंह, जमुई के चकाई से, और वो सीधे मंत्री भी बने। सबसे ज्यादा 2005 में इधर जो है 17 उम्मीदवार जीते थे। बाकी जो है 2010 में 6 और 2015 में 4 ही उम्मीदवार जीत पाए थे। ये भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। पटना जू में जो है जो घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, तो उसके लिए पटना का जो बिहार सरकार का वन विभाग है और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI, उसके साथ 4 अक्टूबर 2025 को समझौता हुआ, जिस पर ये बात इसको लाया गया कि बिहार में पटना जू को घड़ियाल संरक्षण का एक सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ पर यह भी निर्णय हुआ कि बेतिया में इंक्यूबेशन सेंटर कम इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा।
और आप जानते हैं कि बिहार में जो गंडक नदी है, तो गंडक नदी को घड़ियाल के संरक्षण क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। और भारत में चंबल में सबसे अधिक इस मामले में संरक्षित घड़ियाल है। उसके बाद गंडक को विकसित किया जा रहा है, जो कि दूसरे स्थान पर है। अ, जो अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो गंडक नदी क्षेत्र में 372 घड़ियाल हैं, जबकि ये 2015 में मात्र 50 थे। तो जो प्रयास होता है उसका असर दिखाई देता है। अ, इसमें और भी डेटा दिया हुआ है, अगर आपको जरूरत होगा आप यहाँ से ले सकते हैं कि जो पटना जू में जो जन्म लेने वाले जो घड़ियाल के बच्चे हैं उनकी संख्या 91 रही। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसमें चुनाव के जस्ट पहले बहुत सारे स्कीम्स में बदलाव किए गए, उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम भी एक रहा। इसमें क्या किया गया कि 4 अक्टूबर को जो लेटेस्ट वाला जो ये किया गया था, उसमें कर दिया गया कि जैसे कि इस 4 अक्टूबर के पहले एक डिसीजन लिया गया था कि अब जो भी बच्चे इसके तहत लोन लेंगे उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सूद नहीं देना पड़ेगा। अब इसको कर दिया कि पहले वाले भी जो बच्चे हैं जो लोन ले चुके हैं उनको भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। एक जो है बिहार सामुदायिक सेवा नियमावली, काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है सामुदायिक सेवा नियमावली एक्चुअली ये एक अनोखा तरह का ये नियमावली है। ये आप देख रहे हैं कि गृह विभाग द्वारा, यानी कि होम मिनिस्ट्री द्वारा, जो उसमें खासकर प्रिजन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये बनाया गया। इसमें ये बात कही गई कि जो छोटे छोटे अपराध के मामले में जिनको सजा हुई है, अब उसमें उनको जेल नहीं भेजकर, और इससे जेल में जो कैदी हैं उनकी भी संख्या में कमी आएगी। तो इसमें ये बात का प्रावधान किया गया है कि जेल नहीं भेजकर, जिसमें कि खासकर 1 से 3 वर्ष का ही जो है सजा का प्रावधान है, तो उसमें उनको सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है। जैसे कैसे आप देखते हैं सिख समुदाय में गुरुद्वारा वगैरह में अगर कोई गलती करता है तो उसको जूता साफ करने का, बर्तन धोने का, इस तरह का सजा दिया जाता है। तो इसमें एक बनाया गया है कि अपराधी की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ये सजा दी जा सकती है, जिससे कि 1 से 3 साल की सजा पाए लोगों को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़े और बाहर से ही वो अपना सजा काट लें। तो ये चीज इसमें दिया गया है, और इसका उद्देश्य एक ही है कि लोग अपना रोजगार और शिक्षा वगैरह जो है वो अपना कंटिन्यू रख सकें और उनको एक सुधरने का मौका जो है वो मिल सके। इसमें कार्यालय और संस्थाओं की सफाई, पौधारोपण इत्यादि जो है रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं पटना में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन। 6 अक्टूबर को बार बार हमको कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन के नोटिफिकेशन, तो जो अगला जो टॉपिक है उसमें हम देखते हैं कि पटना मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन। अ, आपको हम पहले के टॉपिक्स में बताए हैं कि 6 अक्टूबर को ही केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार में 18वीं विधानसभा के कार्यक्रम की घोषणा 6 अक्टूबर को ही किया गया था। लेकिन 6 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट के पहले पटना में मेट्रो ट्रेन के एक लाइन का, जिसको रेड लाइन कहा जाता है या प्राइमरी कॉरिडोर कहा जाता है, जो कि न्यू पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से 0 माइल होते हुए भूतनाथ स्टेशन रोड तक जाता है, तो इसका उद्घाटन हो गया। और इसी के साथ पटना
देश के उन 18 सिटीज में शामिल हो गया जहां पर कि मेट्रो ट्रेन की सेवा संचालित की जाती है। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के ऐसे कितने देश हैं जहां पर मेट्रो ट्रेन चलती है, तो ये 18 है। और बिहार में 6 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ, और जो उद्घाटन हुआ उसका नाम क्या है? रेड लाइन या प्राइमरी कॉरिडोर, जो भी पूछेगा आप बता देंगे। इधर कई जो विद्वान लोग हैं उनका कुछ कुछ लेख जो है पेपर में आते रहा, तो उसके आधार पर हमने सोचा कि कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनसे लिया जाए, जिससे कि आगे हम लोगों को काम देगा। तो देखिए, अमर्त्य सेन किसी मतलब पहचान की तो उनको जरूरत नहीं है, नोबेल प्राइज मिला था उनको इकोनॉमिक्स में। तो ये इनका ये कहना है कि बिहार में जो विकास की हम लोग बात करते हैं, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके दो आधार हो सकते हैं, होने चाहिए। और इन्हीं दो आधारों पर बिहार का जो है ये विकास वो किया जाना चाहिए, और वो है एक आर्थिक विकास और एक मानव विकास। तो इनका ये चीज जो है सही बात है कि क्योंकि उद्योग अगर मान लीजिए हमको उद्योग लगाना है, तो बार बार हम ये कहें कि समुद्र नहीं है, जमीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मानव विकास जैसे शिक्षा पर आप कर सकते हैं, आर्थिक एक्टिविटी बहुत तरह की है, हमारा कृषि ही काफी है। तो ये सब चीज जो है ये विकसित किया जा सकता है इस आधार पर। और ये बात है कि इनका कहना है कि बिहार ही है जो कि पूरे मतलब सभ्यता जब से शुरू हुई हमारे ये जमीन पर, तो एक प्रशासनिक इकाई के रूप में और जो एक राष्ट्र के रूप में पूरे भारत जो आज राष्ट्र है, उसको पहली बार अगर एकीकृत करने का काम बिहार से ही शुरू हुआ। और एक सेंट्रलाइज्ड प्रशासन अशोक के समय में ये बिहार से ही शुरू हुआ था। तो यहाँ पर इनका कहना है कि बिहार का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी मतलब ये बड़ा है। और आज जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो कहते हैं, तो आप अशोक के इंस्क्रिप्शन को देख लीजिए। उन इंस्क्रिप्शंस में यही चीज रहता है कि एक समान संहिता हो और सब लोग एक कोड से अनुशासित हों। तो ये इनकी बात जो है काफी सही है। बिहार में औद्योगिक प्रगति के लिए नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो है हम आपको ये बताए थे उसमें कि ये किया गया, जो जमीन वगैरह जो जो दी गई वो इसी का नतीजा था। और इसमें ये कहा गया है कि या इसको छोड़ दीजिए। अ, देखिए, 6 अक्टूबर को और भी कई गतिविधियां हुई। मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये बिहार सरकार का स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें जो भी मेडल्स जो पाए हुए प्लेयर्स हैं उनको सरकारी नौकरी देने मतलब दी जाती है। तो इसमें 87 लोगों को मेडल के आधार पर उनको नौकरी दी गई, जिसमें कि 39 वुमेन है। अच्छी बात है। बिहार के कुछ आर्थिक आंकड़े जो हैं वो, अब देखिए, बिहार की जो 60% आबादी है वो 25 वर्ष से कम है, यानी कि जिसको हम लोग जेन जेड बोलते हैं या जेनजी बोलते हैं, वो हमारे यहाँ उनकी संख्या काफी है। ठीक है। हालांकि इस जो ये जेनजी है ये 60%। आगे आते हैं, देखते हैं कि कुछ और भी डेटा है। बिहार की 60% आबादी 25 वर्ष से कम है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, अपने पास रख लीजिए। बिहार में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार का स्थान देश में चौथा है, ये भी अपने पास डेटा रख लीजिए, जो कि जल्दी मिलेगा नहीं फिर। पहले जो है ये 40% मतलब राष्ट्रीय औसत जो प्रति व्यक्ति आय था उसका 40% हुआ करता था। अब ये घट कर जो है 29.5% तक आ गया। लेकिन खैर, इसको आप ये एनालिसिस को रखिएगा, मेंस वगैरह में काम आएगा।
बिहार में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ये समाप्त हो जाता है। और इस बार भी जो है 10 अक्टूबर से 13 के बीच में समाप्त हो गया। 2025 में जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे टोटल बारिश जो है 686.3 मिलीमीटर हुआ, और जो कि सामान्य से कम ही रहा, 31%। तो ये इस बार मानसून एवरेज से कम रहा। ये यहाँ का इस टॉपिक का मेन इंटेक है। ठीक है। सिंचाई की बात है तो सिंचाई में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट डेटा है वो है कि बिहार की कुल सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर है। और अब तक जो है ये क्षमता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब तक हम लोगों ने जो सिंचाई के लिए बनाया है जो क्षमता, वो 38 लाख हेक्टेयर तक का बनाया है। तो अभी जो है, और इसमें से 29 लाख पर सिंचाई हो रही है। तो ये चीज कम से कम ये डेटा याद रखिएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार, ये एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो है इसको किया जा रहा है ये डेवलपमेंट। और इसमें बिहार में इसको अ, और प्रमोट किया जाएगा, तो अच्छी बात है। इसको छोड़ दीजिए। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी की जो स्थिति है वो कोई भी परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं है, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस है। और उनका नाम है न्यायमूर्ति सुधीर सिंह, जिनकी नियुक्ति 23 अक्टूबर से हुई है। 23 अक्टूबर के इफेक्ट से हुई है, मतलब वो चार्ज जो है 23 अक्टूबर को ये लिए थे। ठीक है। इस 2025 में जो है 2025 में पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कई बदले, जिसमें कि सबसे पहले जो है अगर ये देखा जाए तो जनवरी में ही जस्टिस आशुतोष कुमार ने एक्टिंग चीफ जस्टिस का ये पदभार ग्रहण किया। उसके बाद जो है ये जो पद था, ये कृष्णन विनोद चंद्रन जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया, तो वो खाली हुआ था। तो ये आशुतोष कुमार बने थे। उसके बाद आशुतोष कुमार चूंकि एक्टिंग थे, तो बाद में पीबी बैजंत्री को बनाया गया। और पीबी बैजंत्री जो है 22 अक्टूबर तक रहे, और उसके बाद में फिर सुधीर सिंह को बनाया गया। तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ आपका बिहार दिस मंथ का अक्टूबर 2025 का पूरा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।